नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परिवार में अगर बाप और बेटे के बीच में कुछ अनबन सी है, कुछ मनमुटाव सा है, तो समझ लीजिए कि उस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन आजकल आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में, यानी संघ परिवार में है। और दरअसल ये धुआं तब उठना शुरू हुआ जब आरएसएस के बड़े पदाधिकारी मोहन भागवत के बाद नंबर 2 सबसे ताकतवर पदाधिकारी यानी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले, इन्होंने आज की व्यवस्था को लेकर बेहद तल्ख बातें कह दी कैमरे पर। और दत्तात्रेय ने कह दिया कि साहब, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, देश में बेरोजगारी है, जो गरीबी है वो राक्षस का रूप ले रही है, और तकरीबन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और इस देश में आज भी, जी हाँ, 8 साल की मोदी सरकार, इसके होते हुए भी बहुत से हिस्सों में, बहुत से कस्बों में साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा है। और दत्तात्रेय के बाद मोहन भागवत ने भी कुछ तल्ख बातें कर दी। अब अमूमन इस तरह की बातें आरएसएस अपनी सरकार के बारे में नहीं करता। अब आरएसएस के 2 बड़े नेता पहली बार जब उन्होंने खामोशी तोड़ी सरकार के कामकाज को लेकर, तो भले ही मोदी जी या अमित शाह, यानी जो ये गुजरात लॉबी है, भले ही इसने कुछ अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अंदर ही अंदर गुजरात लॉबी यानी मोदी जी और अमित शाह, इनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चाहे वो बीजेपी के भीतर के कुछ नेता हों या फिर आरएसएस हो, ऑल इज़ नॉट वेल। और इसीलिए आज मैं बहुत सी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और क्योंकि बात आरएसएस की है, बीजेपी की है, मोदी की है, शाह की है, गुजरात लॉबी की है, मुल्क की सियासत की है, तो अशोक वानखेड़े भी हमारे साथ होंगे। और जाहिर तौर पर ये बेखौफ बोलते हैं, और मैं इसलिए इनको आपके सामने हाजिर करता हूँ, लेकर आता हूँ, क्योंकि इन जैसी जुबान, निर्भीक, बेलौस, जिंदा दिल टाइगर जैसी आवाज़ सुनने को नहीं मिल सकती, ये मेरी गारंटी। तो ये भी रहेंगे, और भीतर जाके आप यूं कह सकते हैं कि इस पूरे मसले पर बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि आप अशोक वानखेड़े साहब को सुने, उनके खुलासे सुने, कुछ बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पिक्चर थोड़ी और आसानी से क्लियर हो जाए। चंद सेकंड लूंगा आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो क्या वजह है कि मोदी जी से हर बड़ा आदमी नाराज़ हो जाता है। पहले जोशी जी और अडवाणी जी नाराज़ थे, फिर गडकरी जी और राजनाथ भी कहीं कहीं नाराज़ लगते, और अब नाराज़गी की इंतहा ये है कि मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबले, यानी परिवार, माई बाप, वो भी खुश नहीं है मोदी सरकार से, गुजरात लॉबी से। अब मेरी बात हो रही थी एक बीजेपी कवर करने वाले एक बड़े वरिष्ठ संपादक से, और उन्होंने मुझे कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा दरअसल मोदी जी को पार्टी में, संघ में, सरकार में आजकल लोग त्रिदेव कहते हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं? बोले त्रिदेव। अब त्रिदेव का मतलब यह है कि मोदी जी जो हैं उनके 3 रूप कह लीजिए आप। मोदी जी ही सरकार हैं, सरकार में और कोई नहीं है। राजनाथ, गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, ये सब नाम हैं। सरकार का मतलब मोदी। तो सरकार में भी मोदी हैं, पार्टी में नड्डा हैं या बीएल संतोष हैं, कोई मतलब नहीं। पार्टी भी मोदी है, और धीरे धीरे, या यूं कहें डरते डरते, संघ भी आजकल मोदी ही है। अब दोस्तों, एक और बात, क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है,
जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, क्या वाकई कम्युनिकेशन गैप है, संवादहीनता है? और इस पर भी मैंने कई लोगों से बात करी, खासकर जो बीजेपी के अंदर की जानकारी रखते हैं, संघ की, सरकार की। वानखेड़े साहब तो बताएंगे, लेकिन जो मेरी बात हुई मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी थोड़ा सा आपको एक पिक्चर थोड़ी और साफ कर दूँ, इससे पहले कि आप टाइगर को सुने। देखिए, हमेशा से आरएसएस एक वैचारिक रास्ते पे चलती है और बीजेपी अगर सरकार में होती है तो वो एक गवर्नेंस के रास्ते पे चलती है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आरएसएस कोई सीनियर लीडर रखता है जिसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक्स देखें, वाजपेयी जी के टाइम पे 1998 से 2004, उस वक्त 2000 में के.एस. सुदर्शन आरएसएस के चीफ थे, और सुदर्शन और वाजपेयी में कहीं ना कहीं तलखी थी, क्योंकि सरकार जो वाजपेयी की थी वो तमाम पार्टियों की सरकार थी, और कई ऐसी मुद्दे आते थे, मसले आते थे जब संघ नाराज हो जाता था। उस वक्त मदन दास देवी, जी हाँ, मदन दास देवी कोऑर्डिनेशन करते थे, और कोशिश होती थी कि मदन दास देवी से लगातार बातचीत हो और उनको गुड ह्यूमर में रखा जाए, और ये ब्रिज का काम करते थे कोऑर्डिनेटर। अब जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो ये जो काम है कोऑर्डिनेशन का वो कृष्ण गोपाल करने लगे। अब जैसे कि मोदी जी की पर्सनालिटी है त्रिदेव की, कृष्ण गोपाल की कुछ मसलों से वो, या कुछ मामलों में कृष्ण गोपाल से खुश नहीं थे मोदी जी, तो कृष्ण गोपाल जी को बदल दिया गया और अरुण कुमार ये नए कोऑर्डिनेटर बने। ये भी आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर नेता हैं, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी इनकी रैंक है अरुण कुमार। तो अरुण कुमार पुल का काम करने लगे मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में। अब लोग कहते हैं, सूत्र बताते हैं, सोर्सेस कहते हैं कि अरुण कुमार का भी एक्सेस नहीं है मोदी जी तक, और मुझे लगता है कि इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि संवादहीनता तो है, समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप तो है। अब दोस्तों, ये कम्युनिकेशन गैप है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, या मोदी जी की कुछ पर्सनालिटी ऐसी है कि जहां वो एक पावर सेंटर को कभी टॉलरेट नहीं करते। जो भी रीज़न है, बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और ये क्यों ठीक ठाक नहीं चल रहा, इसकी जड़ में क्या है? मुझे लगता है कि खबर बड़ी है तो खुलासा भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े के पास। और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अशोक वानखेड़े, बड़ी पैनी निगाह रखते हैं जहाँ तक नागपुर के मुख्यालय की बात है, या फिर दिल्ली मुख्यालय की बात है, या फिर सरकार है जो इस वक्त मोदी के हाथ में है, या फिर संघ है जो मोहन भागवत के हाथ में। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये कि ऐसा लगता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी। ये जो परिवार है इसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 3 बयान दशहरे में अगर आप देखें तो मोहन भागवत जी का कुछ बयान, उसमें से कुछ उनके बयान ऐसे थे जिस पर मुझे लगता है, जो हो सकता है मोदी जी को भी अच्छे ना लगे। फिर दत्तात्रेय हॉस बोले, वो दत्तात्रेय हॉस बोले जो नंबर 2 हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के। उन्होंने तो जो भाषण दिया, अगर उनकी आवाज हटा दें तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं या सीताराम येचुरी बोल रहे हैं। पूरी तरह से सरकार को कहीं ना कहीं कटाक्ष पे, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी गरीबी है, करोड़ों लोग अभी भी जो है गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और शहर में और देश में और सूबों में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर साफ पानी नहीं पहुंचा पा रही सरकार। और फिर अचानक एक बयान भागवत साहब का और आ गया जहां उन्होंने कहा कि न जाति हो न वर्ण हो। अब इसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन वाली पुरानी बात फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो इस वक्त मोदी जी के हाथ में है, कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी को लेकर रिश्ते कम से कम पहली नजर में ठीक नहीं लगते। टाइगर, देखिए दीपक जी, ये बिल्कुल सही है कि जितना विश्लेषण हम करते हैं, जितना मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो असहजता है संघ और बीजेपी के बीच में।
क्योंकि संघ एक सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। संघ बीजेपी में एक सामूहिक नेतृत्व और सबका साथ लेकर चलने की बात करते हैं। यदि दसरे का आपने उदाहरण दिया तो उन्होंने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है कि सबको साथ में लेके चलने से ही समाज बनता है। वो पूरा भाषण उनका समाज, 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 समाज पे था। वो बार-बार कह रहे थे कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्या केंद्र में 2 गुजराती बाकी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं क्या? सवाल ये है। संघ का और मोदी का ये पुराना लव हेट का रिलेशन है। संघ का जो उद्देश्य है वो एक समाज निर्माण की बात करते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत एक सनातन परंपरा की बात करते हैं जिसमें नई चीजें लगातार निरंतर आनी भी चाहिए। ये भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक अच्छा सुखी समाज का लक्ष्य है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे गुजरात में हो और अभी केंद्र में हो, जी। सत्ता पाना ये उनका गोल हो गया है। इसमें कहीं न कहीं समाज विघटित होता है। फिर सत्ता पाने के लिए आप समाज में तोड़-फोड़ भी कर सकते हो, समाज में एक वर्ग को पैम्पर कर सकते हो, जो चुनाव हारते हो वहाँ लोगों को तोड़ के, डरा के आप अपने साथ ले सकते हो। ये संघ कहीं न कहीं इस पे असहजता होती है। बार-बार मोहन भागवत ने इस बात को बोला है, भोपाल में उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया था कि जो सरकार बनाने के लिए जो बाकी पार्टियों से लोग हम लाके अपना नंबर पूरा करते हैं, तो क्या इसमें पार्टी की विचारधारा बनी रहेगी क्या? भाजपा की विचारधारा को लेके वो इसलिए चिंतित रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे संघ कुछ भी कहे कि हमारा कोई राजनीतिक लेना-देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये संघ का ही एक पॉलिटिकल विंग है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब पूरे संघ के ब स संघ चालक के भाषण से ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि जो वर्तमान में चल रहा है, उससे वो नाराज़ है। दत्तात्रेय हॉसबले। अब दत्तात्रेय साहब जो हैं वो नंबर 2 हैं, आरएसएस में जनरल सेक्रेटरी हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो है, अब इन्होंने 2-3 बातें कही, और ये जो 3 बातें हैं कि हम गरीबी की रेखा से 20 करोड़ लोग नीचे हैं, आज भी आमदनी बहुत कम है, और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये क्या है? ये क्या सीधे मैसेज नरेंद्र मोदी को है, जो रोज बड़े बड़े वादे करते हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया? ये कटाक्ष है, क्या है? देखिए दीपक जी, सरकार्यवाहक जो है संघ में, वो एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होती है। जी। यदि मैं और सरलता की भाषा में कहूं तो संघ चालक राष्ट्रपति है और सर कार्यवाहक जो है वो प्रधानमंत्री है संघ के। जी। लेकिन जैसे कि हमारे देश में नहीं तो मैं राष्ट्रपति ही कह रबर रहा हूं कि स्टैंप एक यदि प्रधानमंत्री दत्तात्रेय प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री है, से क्या कह रहे हैं? संघ में कोई भी वक्तव्य निजी वक्तव्य नहीं होता। मैंने तो आज तक संघ के किसी भी वक्तव्य को निजी वक्तव्य कह के टालते हुए नहीं दिखाया गया। संघ का वक्तव्य और खासकर सर कार्यवाहक का वक्तव्य ये संघ का ही वक्तव्य है। और जो उन्होंने कहा कि गरीबी एक राक्षस बन के सामने खड़ी है, ये 2014 से लेकर 2022 तक के 8 साल के नरेंद्र मोदी के सत्ता प्रशासन को मारा हुआ जूता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात कही उन्होंने। उन्होंने इनकम कितना कम है वो बात कही उन्होंने। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे की जो बात कही, आपको ताज्जुब लगेगा, 10 साल पहले गरीबी रेखा तय हो गई थी उपभोग जो हम जो जी। कंज्यूमर का उसका डाटा लिया था और उसपे तो 29 रुपए शहरों में और 23 रुपए गाँव में, ये गरीबी की रेखा है। आप मुझे बताइए आज 2022 में क्या 29 रुपए और 23 रुपए ये उपभोक्ता मूल्य रह गए हैं? ये तो मुझे लगता है 230 और 290 भी हो गए तो भी कम पड़ जाएँगे। तो वैसा देखा जाए तो 80,000 लोग यदि 5 किलो के भीख पे जिंदा है और उन्हें अभी दिसंबर तक ये लॉलीपॉप हाथ में है, तो ये मान के चलिए आपके यहाँ 80 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे है। तो यदि इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ पकड़े, उसमें से 80 करोड़ आप यदि नीचे पकड़ते हैं, तो ये करीब-करीब 60% देश गरीबी रेखा के नीचे है, ये आपको मानना होगा। और इसीलिए खोजबोले जी ने बाकायदा इसको रेखांकित किया। उन्होंने बेरोज़गारी के दानों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शहर में कितनी बेरोज़गारी है, उन्होंने आंकड़े दिए और ग्रामीण में कितनी बेरोज़गारी है। इसके मायने ये है कि सरकार के स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, वो इंडिया, ये क्या सिर्फ़ बोलने की बातें हैं या क्रियान्वयन है?
जी जी। एक ये चीज तमाम और, चीजें हैं। और एक चीज और। इसीलिए मुझे लगता है कि दत्ता जी जो होसबोले का जो डोज था वो बहुत स्ट्रांग मेडिसिन हो गया। मतलब मुझे तो लग रहा था कि एक ऐसी दवाई स्ट्रांग कड़वी हो गई। सर्जरी बहुत ज्यादा कड़वी हो गई। तो उस दवाई को, कड़वी दवाई को थोड़ा सा मुंह का टेस्ट बदलने के लिए एक जो उन्होंने शरबत नुमा जो एक भाषण दशहरे का हुआ, उसमें वो बार बार एक बात को कहते हैं संघ चालक कि सरकार नीतियां बना के क्या करेंगे जब तक समाज उस नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सरकार के दायित्व से मैं उन्हें मुक्त नहीं करना चाहता। वो कहते हैं सरकार का अपना दायित्व है, उन्हें करना होगा, लेकिन समाज जब तक साथ नहीं देता तब तक ये बात नहीं होती। इसका मायने ये है कि मोहन भागवत जी भी इनडायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि डिलीवरी हो नहीं पा रही है। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द डिलीवरेंस ऑफ द पॉलिसीज। जो हम बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की नीति और नियत साफ हो सकती है, लेकिन डिलीवरी में जीरो है। और यदि नीति और नियत साफ हो और डिलीवरी ही जीरो हो तो उसको कोई मायने नहीं रखते। आखिर ऐसी पर्सनैलिटी क्या है? क्या अपने से ताकतवर या अपने से ऊपर किसी आदमी को नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करते? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। आखिर पर्सनैलिटी में कहीं कोई दिक्कत है कि आज संघ जो है वो भी कटाक्ष करने उसकी मजबूरी हो गई? मैं दूसरी भाषा में बोलूं दीपक जी, आप नाम गिना रहे थे कि ये एक लोग सहज नहीं है। मैं दूसरा आपको प्रश्न पूछता हूं, एक भी आदमी बताइए जो सहज है। मोदी जी से? वही मोदी जी से। मोदी जी स्वयं अपने से सहज है, उसी सिवा कोई नहीं। जब ब्यूरोक्रेट में बात होती है, मैं ब्यूरोक्रेट से बात करता हूं। नहीं, अमित शाह तो सहज होंगे? अमित शाह भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अमित शाह भी असहज ये है। क्या कई कह रहे हैं मामलों को आप? लेकर अमित शाह बिल्कुल गुजरात की राजनीति के मामले में अमित शाह बहुत लोग तो असहज कहते है। हैं अमित शाह हमराज है, हमसाया है, हम सफर हैं, है ना? हम आप कह रहे हैं कि साहब वो जो है सहज नहीं है, वो ही इज नॉट हम कंफर्टेबल विद मोदी। दीपक जी, हम साया, हम सफर, हम राज, यही एक जगह होती है जहां आदमी बहुत ज्यादा कॉशियस होता है एक दूसरे से। जी। आज गुजरात के मंत्रिमंडल में एक भी आदमी अमित शाह जी का नहीं होना। अमित शाह जी गुजरात जाते हैं तो कई बार एयरफोर्स के बेस पे उतरते हैं क्योंकि कोई लेने लोग नहीं आते। वस्तु स्थिति है, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा। असहजता गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में भी है, लेकिन दोनों तरफ से पीस इसलिए रहे हैं, जनता को जवाब दे नहीं सकते और ऊपर से जवाब ले नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत जी। नहीं है कि ऊपर सवाल पूछे। ऊपर तो सिर्फ मन की बात होती है, वो अपने मन की बात करते हैं, किसी की सुनते थोड़ी है। तो ऐसे में ये असहजता तो लगातार बनी है, सभी जगह बनी है, और ये असहजता आपको संघ में दिखाई देती है। इसलिए तो क्या हम बीच इसको बीच में इसको इसको बीच इसको बीच बीच में संघ जो अपनी नाराजगी जाहिर करता है, ये विभिन्न वक्तव्यों से है, जहां संघ नकेल कसता है, जहां थोड़ी टाइट पोजीशन करता है, और ये अपना विरोध प्रकट करने की एक बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संघ बीच बीच में चूड़ी टाइट करता है सरकार की। और दत्तात्रेय होसबोले का ये स्टेटमेंट रात की नींद उड़ा गया होगा मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी भी संघ को जानते हैं अच्छी तरह से। ये असहजता ये बनी क्यों है? क्या वजह है कि ये जो मनमुटाव है क्यों है ये? इसका कारण क्या है इसकी? मोदी और देखिए, संघ के बीच में जो स- थोड़ी सी दूरियां हैं, क्या वजह है नहीं, असहजता? देखिए संघ की दूरियां तब भी थी जब थोड़ा अटल जी और अडवाणी का युग था, तब भी संघ में एक असहजता थी। लेकिन मैं दीपक जी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, मैं थोड़ा सा आपको संघ और सत्ता का समीकरण थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यदि अटल जी और अडवाणी जी, बीजेपी या जनसंघ ये बनता ही नहीं, तो ये संघ में ही रहते, और हो सकता है संघ चालक भी बनते, अडवाणी या अटल जी में से कोई। रज्जू बाबू तक एक बैलेंस रहा कि अडवाणी जी और अटल जी के सीनियर ही संघ चालक बनते रहे। संघ चालक जो बनते गए वो कहीं ना कहीं अडवाणी और अटल जी से जूनियर लोग बनते गए। वर्तमान में जो संघ चालक है मोहन भागवत जी, ये अकोला में तब इन्होंने संघ ज्वाइन किया जब अडवाणी जी राजस्थान प्रांत के हेड हुआ करते थे। इतना बड़ा गैप है। ये गैप तो होगा क्योंकि राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता। संघ में मृत्यु हो जाती या कुछ हो जाता तो कई बार संघ चालक बनते ही इस उम्र में है कि ज्यादा टाइम नहीं मिलता।
अगर बीजेपी के अंदर बहुत से नेता मोदी जी से नाराज हैं, गुजरात लॉबी से नाराज हैं, गडकरी को अगर आप उनके भाषण सुने या राजनाथ के कभी कभी आप पैतरे देखें तो उससे आपको लग जाएगा। वरुण गांधी ने तो पूरा मोर्चा खोल दिया, मेनका गांधी ने खोल दिया, और भी बहुत से हैं। अभी पंकजा मुंडे ने कह दिया कि हम किसी रहमो करम पे हमारी सियासत नहीं होती है। गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी है, बहुत बड़ी रैली वो कर रही थी। तो बीजेपी में एक माहौल है जहां पर लोग सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, और इधर संघ भी बहुत खुश नहीं है। तो इस बीच अगर ये संघ भी खुश नहीं है, अंदर भी आपके लोग खुश नहीं है, परिवार में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से एका नहीं दिखती, ऐसे में 2024 कितना मुश्किल होने जा रहा है। बहुत ज्यादा तीसरी मुश्किल बार। है। तो बार बार हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो बातें हमको समझ में आ रही है वो मोदी जी को नहीं समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए मोदी जी जी जान लगा के लगे हुए हैं। वो दक्षिण भारत में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में कहीं से मुझे समर्थन मिले, क्योंकि नॉर्थ में जो गड्ढे हैं वो कहीं ना कहीं भरने होंगे। दशहरे की रैली ने महाराष्ट्र के उद्धव के उनको बहुत संकट में डाल दिया, क्योंकि 48 सीट देने वाले राज्य में यदि ओरिजिनल शिवसेना उनकी निकली, ये आप छोड़ दीजिए इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कौन ओरिजिनल क्या नहीं, ये तो आखिर में जनता जनार्दन तय करेगी ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है। यदि इसके 41 में से यदि 30 लोग चुनाव हार गए तो क्या करेंगे आप, कौन सी ओरिजिनल शिवसेना है। तो ऐसे में यदि ये सारे लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं तो आने वाला लोकसभा वहां पे भी गड्ढा बहुत बड़ा होगा, जहां से उन्हें बहुत सारा गड्ढा भरने के लिए मुरुम या मिट्टी लाने की जो सोच रहे थे, वहीं एक और गड्ढा खड़ा हो जाए तो फिर वो गड्ढा कहां पटेंगे। तो वो कहते हैं कि दो आपका पैंट फट गया तो आप थोड़ी उसको तुरपाई कर सकते हो, जब आसमान फटता है तो उसकी तुरपाई नहीं होती, और ये आसमान फटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनका डिलीवरेंस नहीं है। इसमें मोदी जी की गलती नहीं है। मोदी जी उन्हीं अधिकारियों के साथ खुश रहते हैं जो उनको महिमा मंडित करते कि हाँ साहब हो गया काम, बहुत बढ़िया किया। अब दोस्तों, मोदी जी की शख्सियत कुछ ऐसी है, या यूँ कहें कि आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप ऐसा हो गया है उस पर्सनालिटी की वजह से। बहरहाल जो कुछ है, एक चीज़ तो समझ में आती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है संघ परिवार में। अब जो वानखेड़े साहब कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ कि अगर ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसकी जो दरार है अगर गहरा रही है या गहराती जा रही है, तो 2024 के लिए, मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2024 कैसा होगा फाइनल, अगर अंदर भी नाराज़गी है, पार्टी के अंदर भी है, सरकार के अंदर भी है, परिवार के अंदर भी है। बहरहाल ये एक ऐसी खबर है जिस पर मैं आपको अपडेट आगे भी करूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही था। एक गुजारिश मेरी रहती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ये वो खबरें हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करती हैं। अगर लोग देखते हैं तो उनको लगता है अच्छा ऐसा भी है, अच्छा तो ये भी हो रहा है, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो गोदी मीडिया बताती नहीं, अखबारों में ऐसा पढ़ने को मिलता नहीं। ये एक माइंडसेट रहता है। इसलिए तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है और भी क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, ये कम से कम उस आदमी को पता होना चाहिए जो 2024 में वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ तो बनता है कि इसको आप शेयर करिए। यही मेरा उद्देश्य, और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। इसको शेयर करिए, पहुंचाइए, लोग देखें कि हाँ वाकई ये भी हो रहा है। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स से मुझे आइडिया मिलता है, एक आप रास्ता दिखाते हैं तो मैं उस पर थोड़ा सोचता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि और किस तरह का वीडियो हो सकता है, या कोई खबर आपके पास उस सरकार में क्या हो रहा है उसके लिए भी वेलकम है, तो आप बता सकते हैं। या कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ इन डेप्थ जाके और लोगों को समझाऊँ कि वाकई इस देश में आज की तारीख में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या घट रहा है, और यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे स्टोरी आइडियाज़, मैं आपसे खबरें, कोई आपके पास ऐसी खबर हो या सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सुझाव हो तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करें। तो आज बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन उसको ज़रूर आप क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए, और मुझे लगता है कि कमेंट्स आप ज़रूर भेजेंगे और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।